हेलो 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 एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं मेरा जो पार्टिसिपेशन है कोड फोर्सेस राउंड 797 डिवीजन 3 का वो दिखाने वाला हूँ, और साथ ही में मैं कमेंट्री भी करता जाऊंगा साइड बाय साइड मेरा दिमाग में क्या चल रहा है और क्या सॉल्यूशन मैं सोच रहा हूँ वो। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन टू दैट, मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने मेरा गूगल का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया था, और एंड ऑल्सो डिस्कस द रीजंस व्हाई आई थिंक आई कुडंट क्लियर इट और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा, जिससे कि आप अगर सिमिलर इंटरव्यू या कोई भी कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप सिमिलर मिस्टेक्स ना करें। ठीक है। और सो कमेंट्स में मुझे बताइए कि ये कोड फोर्सेस राउंड 797 डिवीजन 3 के कौन से क्वेश्चन का आपको डिटेल्ड अलग से वीडियो सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो वो भी मैं बना दूंगा। यहाँ पे मैंने अभी दो टैब रखे हैं, ये इतना मैंने एक कोड पहले से रखा है, यहाँ पे भी दो आईडी ओपन करके रखी है। तो अब कैसे मैं इनका यूज करता हूँ वो जैसे अभी पार्टिसिपेट करूंगा तो पता चल जाएगा। लेट स्टार्ट। ओके। Given an integer and the number of available blocks, you must use all the blocks to build a pedestal. Okay. It consists of three platforms for second, first, and third places respectively. Okay. The platform for the first place must strictly be higher than the second place, and the platform for the second place must be strictly higher than the third place. Also, the height of each platform must be greater than 0. That is, each platform must contain at least one block. Among all possible pedestals of n blocks, deduce one such platform that height for the first place minimum as possible. If there are several, output any of them. ठीक है। टेस्ट केसेस n की वैल्यू 6 से बड़ी है। 6 से बड़ी क्यों है वो हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर मान लो 5 है तो पहले मिनिमम में हम एक रखेंगे, फिर उसके बाद हम दो रखेंगे, तो फिर थर्ड के लिए दो ही बचेगा, तो पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा पॉसिबल होगा। इट इज गारंटीड दैट सम ऑफ एन, अच्छा, और इज इक्वल टू एन, और ठीक है। आउटपुट में हमें क्या दिखाना है, H2 H1 और H3। ठीक है। ओके। और जो प्लेटफॉर्म वन की जो हाइट है वो एज मिनिमम एज पॉसिबल होनी चाहिए। ठीक है। ओके। और एन की वैल्यू भी 10 की पावर 5 तक जा रही है। ठीक है। तो ओके। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। ओके। यहाँ पे एक और चीज देखो, सम ऑफ एन 10 की पावर 6 को एक्सीड नहीं करेगा, मतलब कि हम बिग ओ ऑफ एन में कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले टेस्ट केसेस और एन है इनपुट में, एल एल टेस्ट केसेस एन। मान लो मैं ए में फर्स्ट पोजीशन का रखूंगा, या तो फिर मैं P1 पोजीशन 1 P2 और P3 रख देता हूँ। ठीक है। और P1 को हमें मिनिमाइज करना चाहिए, जो कि एक्चुअली P1 P2 और P3 में सबसे मैक्सिमम हाइट होगी, P3 सबसे कम हाइट होगी। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे मैंने एन ले लिया। अब एक काम करते हैं, एक आई ले लेता हूं मैं। ठीक है। ओके। अच्छा, सेशन टाइम आउट दिखा रहा है, तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, और जो रिमेनिंग होगा वो क्या होगा, आई जो है वो मैं स्मॉलेस्ट को देता हूँ, सो P3 इक्वल्स टू आई। ठीक है। अब m इक्वल्स टू n माइनस आई। अब इफ m मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, अगर वो इवन है, एल्स अगर इवन है तो एक काम करते हैं, A1 A2 और A3 में आंसर रखते हैं और सारे वेरिएशंस इसमें रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर m जो है वो इवन है तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें, एम मान लो m की वैल्यू 10 है तो 5 5 तो दे नहीं सकते, क्योंकि P1 सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो
P2 should be equal to m by 2 minus 1 and P3 must be equal to m by 2 plus 1. ठीक है, ओके। और अगर ऑड है तो P2 would be equal to m by 2 एंड सॉरी ये P1 है, ठीक है, जो हाईएस्ट वैल्यू है P1 would be equal to m plus 1 by 2. ओके, अब क्या क्या कंडीशन चेक करनी पड़ेगी? P3 is less than P2 and P2 is less than P1. तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू, या तो फिर A1 को इनिशियली हम -1 कर देते हैं। सो इफ A1 इक्वल टू -1 तो A1 इक्वल्स टू P1, A2 इक्वल्स टू P2 और A3 इक्वल्स टू P3। अगर वो -1 नहीं है तो फिर if A1 is less than P1 तो फिर A1 इक्वल्स टू P1, A2 इक्वल्स टू P2 एंड A3 इक्वल्स टू P3। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया है, हमें बोला गया है कि बिग O ऑफ ये n है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट 3 नो ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। P1 मस्ट बी ग्रेटर देन P2, P2 मस्ट बी ग्रेटर देन P3 और P1 की वैल्यू को एज मिनिमम एज पॉसिबल करना है। अब यहाँ से पता चल रहा है कि n की वैल्यू 10 की पावर 6 को एक्सीड नहीं करेगी, सम ऑफ n, तो हम एक फुल लूप में कर सकते हैं, मतलब कि बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो मैं P3 को हर बार i की वैल्यू दे रहा हूँ, जो H1 H2 H3 है उसके आंसर्स में इनमें स्टोर कर रहा हूँ, और हर एक i की वैल्यू के लिए टेम्पररी में P1 P2 P3 में स्टोर कर रहा हूँ। तो P3 सबसे छोटा है, फिर P2 अगर जो रिमेनिंग है m इक्वल टू n माइनस आई अगर इवन है तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिससे कि P1 की वैल्यू एज मिनिमम एज पॉसिबल हो। कर तो ऐसा भी कर सकते हैं कि P2 को एक 1 दे दो और रिमेनिंग P1 को दे दो, लेकिन P1 को मिनिमाइज करना है। और अगर वो ऑड है, मान लो 9 है, तो 4 P2 में जाएगा और P1 में 5 जाएगा। फिर अगर कंडीशन वैलिड है, अगर ये पहली बार वैलिड है तो डायरेक्टली दे दो, अगर वरना फिर A1 और P1 को कंपेयर करो, अगर सॉरी P1 की वैल्यू कम है तो उसमें असाइन करना है, राइट। और फिर यहाँ पे हमें आउटपुट में क्या दिखाना है, आई थिंक 213 के फॉर्म में दिखाना है, 213, ठीक है। तो इट्स A2 स्पेस A1 स्पेस A3, ठीक है। कॉपी कर एक काम करते हैं, इसको ट्राई कर लेते हैं। इनपुट कहाँ से जाएगा, ये चेंज कर दिया, अच्छा यहाँ पे दिस इज आउटपुट टर्मिनल, राइट, दिस इज सोर्स कोड। यहाँ पे साइड में इनपुट का आई गेस यहाँ पे कर लेते हैं, ये इनपुट हो गया और ये अपना कोड हो गया। कहाँ पे गलती कर दी हमने, 12 में 2 में, अच्छा हमने गलत कॉपी पेस्ट किया है। एक काम करते हैं, अच्छा 452 231 452 231 451 451 241 341, ठीक है, सही आ रहा है, ओके। तो अब इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। रिफ्रेश करते हैं, चलो एक्सेप्ट हो गया। अब प्रॉब्लम्स पे चलते हैं, अब प्रॉब्लम 2 पे चले जाते हैं। Christina has two arrays A and B each containing n non-negative integers. Non-negative मतलब greater than 0, मतलब 1 2 3. She can, sorry, non-negative मतलब 0 included. She can perform the following operation on array any number of times. Apply a decrement to each non-zero element of the array, that is, replace the value of ai such that ai is greater than 0 with the value ai minus 1. If ai was 0, its value does not change. ठीक है, मतलब कि एरे के सभी एलिमेंट्स की वैल्यू को एक से कम करना है। डिटरमाइन वेदर क्रिस्टिना कैन गेट एन एरे बी फ्रॉम एन एरे ए इन सम नंबर ऑफ ऑपरेशन प्रोबेबली 0। इन अदर वर्ड्स, कैन शी मेक एआई इक्वल टू बीआई आफ्टर सम नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, लेट एन इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस। इन दिस ऑपरेशन 2 बार ऑपरेशन अप्लाई करने से हो जाएगा, ठीक है। थस इन 2 ऑपरेशन शी कैन गेट एन एरे बी फ्रॉम एन एरे ए, ठीक है।
द फर्स्ट इनपुट कंटेन्स एन इंटीजर टी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, ठीक है, फिर n, फिर a b, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले तो अगर मैं जितने भी जीरोज है उसको, मतलब आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए ai को bi में कन्वर्ट करने के लिए, कि ईच ai माइनस bi, मतलब ai और bi के बीच का जो डिफरेंस है ai माइनस bi, वो सभी के सभी एलिमेंट्स के लिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 3 है, फर्स्ट एलिमेंट बी में 1 है, तो उन दोनों का डिफरेंस है 2। फिर यहाँ पे सेकंड एलिमेंट 5 है, सेकंड एलिमेंट 3 है, तो उन दोनों के बीच का भी डिफरेंस है 2। इसीलिए दो ऑपरेशन के बाद सभी के सभी एलिमेंट सेम हो रहे हैं, जितने भी नॉन जीरो है उसमें। अगर ए नॉन जीरो है और बी जीरो है, तो उसमें जो ए आई की वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन द डिफरेंस। मतलब यहाँ पे अगर 3 होता तो हम नहीं कर पाते, राइट, ठीक है, ओके। और क्या क्या करना है, ओके। तो पहले तो जो नॉन जीरो एलिमेंट्स है उनका डिफरेंस देख लेते हैं। और ए आई शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू बी आई, ये भी एक है, वरना हम एक में भी अगर कम है तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट, ठीक है। इतने केसेस है तो कोड करते हैं। अब मैं इसको पहले तो हटा देता हूँ, यहाँ से मैं ये टेम्पलेट वापस कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे वापस इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। क्या क्या करना है, टेस्ट केसेस एन ए आई बी आई, ठीक है। तो टेस्ट केसेस एन आई जे और एक फ्लैग वेरिएबल ले लेता हूँ। सो टेस्ट केसेस, सभी टेस्ट केस के लिए सबसे पहले तो एन लेना है, फिर एक ए एरे है और फिर बी एरे है, ठीक है। मैं फ्लैग वेरिएबल इनिशियली 0 रख रहा हूँ। फ्लैग वेरिएबल क्या डिनोट करेगा, जब भी इनवैलिड कंडीशन आएगी तो फ्लैग वेरिएबल को हम 1 कर देंगे, ठीक है। तो एंड तक अगर 0 रहा तो पॉसिबल है, वरना नहीं है। फिर एक डिफरेंस करके भी वेरिएबल चाहिए होगा, ठीक है। सो फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, पहले ए एरे है और फिर उसके बाद क्या है, बी एरे है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, ये दोनों ले लिए हमने। फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू 0 है, पहले तो कहीं भी ए ऑफ आई की वैल्यू बी ऑफ आई से छोटी नहीं होनी चाहिए। सो इफ ए ऑफ आई इज लेस देन बी ऑफ आई, तो फ्लैग वेरिएबल को 1 कर दो, ठीक है। सो इफ एफ इक्वल्स टू 1, तो क्या प्रिंट करना है इनवैलिड केस में, अच्छा यस नो ही प्रिंट करना है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कर देंगे, नो प्रिंट कर देंगे और नेक्स्ट टेस्ट के साथ कंटिन्यू कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं है, मतलब सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो पहले तो मैं डिफरेंस को -1 ले लेता हूँ। अब डिफरेंस में हम क्या स्टोर करेंगे, जब ए ऑफ आई और बी ऑफ आई, ए ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू बी ऑफ आई ही है, तो जब भी बी ऑफ आई नॉन जीरो है तो ए ऑफ आई की वैल्यू कितनी आ रही है ये देखना पड़ेगा। या तो फिर एक काम करते हैं, जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो ले लेते हैं, मतलब ए ऑफ आई और बी ऑफ आई में, नहीं सॉरी, जहां भी बी ऑफ आई नॉन जीरो है वहां पे सिमिलर नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे, राइट। सो फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, अगर बी ऑफ आई जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। वैसे अगर नहीं है तो जैसे कि नहीं है तो नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो उससे कम होने चाहिए, राइट। अच्छा, तो उसके लिए एक काम करते हैं, एक अलग से ले लेते हैं डिफ 0, ताकि ज्यादा मुश्किल ही ना हो। डिफ 0 इक्वल्स टू बी -1 ले लेते हैं, एल्स डिफ 0 इक्वल्स टू मैक्स ऑफ डिफ 0 कॉमा ए ऑफ आई, क्योंकि अगर मान लो ए ऑफ आई 5 है और बी ऑफ आई 0 है, तो 5 स्टेप्स लगेंगे, और दूसरा ए ऑफ आई 3 है और बी ऑफ आई 0 है, तो उसमें 3 स्टेप्स लगेंगे। लेकिन दोनों पे हम 5-5 स्टेप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 0 के नीचे तो जाना नहीं है। लेकिन जहां पे बी ऑफ आई ग्रेटर देन 0 होगा वहां पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सो इफ डिफ इक्वल्स टू -1 है तो ठीक है।
कि ए ऑफ आई माइनस बी ऑफ आई कर दो, मतलब अगर ये पहला एनकाउंटर है तो एल्स इफ ए ऑफ आई माइनस बी ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू डिफरेंस, तो उस केस में फ्लैग वेरिएबल को 1 करो और ब्रेक कर दो। ठीक है, अगेन फ्लैग वेरिएबल 1 है तो मैं क्या करूंगा, नो प्रिंट कर दूंगा और नेक्स्ट टेस्ट केस के साथ कंटिन्यू कर लूंगा। अगर ऐसा नहीं है तो अब पहले तो यहाँ पे दोनों में से एक -1 हो सकता है, तो ये भी देखना पड़ेगा। सो इफ डिफ is greater than equal to 0 and diff underscore 0 is greater than equal to 0, else if अगर डिफरेंस वाला पैरामीटर -1 है, मतलब कि सारे के सारे बी ऑफ आई 0 है, या तो फिर अगर ये वाला -1 है, इन दोनों केस में क्या करना है ये देख लेंगे। एक साथ दोनों -1 तो हो नहीं सकते, कोई ना कोई एलिमेंट तो प्रेजेंट ही होगा। तो अगर दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इफ diff underscore 0 is less than or equal to diff, तो उस केस में हमें क्या प्रिंट करना है, यस प्रिंट करना है। क्यों? क्योंकि मान लो एक है ए ऑफ आई 3 है और बी ऑफ आई 0 है और बाकी नॉन जीरो में डिफरेंस 5 है, तो वो तो 3 स्टेप में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर नॉन जीरो जो है बी ऑफ आई, वहां पे ए ऑफ आई और बी ऑफ आई का डिफरेंस है वो 7 है, और कहीं ए ऑफ आई 9 है और बी ऑफ आई 0 है, तो वहां पे हम 7 से ज्यादा स्टेप्स नहीं कर पाएंगे वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे एल्स में क्या करना पड़ेगा, नो करना पड़ेगा। अब अगर डिफ की वैल्यू -1 है तो फिर यस ही प्रिंट कर दो, क्योंकि अगर सारे बी ऑफ आई 0 है तो कितने भी स्टेप्स करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये 0 है और अगर अच्छा दोनों में से कोई भी -1 है तो दोनों केस में यस ही आएगा, क्योंकि इसका मतलब सारे के सारे डिप्स सेम है। वो तो हमने ऊपर ही चेक कर लिया, वरना तो यहीं से रिटर्न हो जाता, राइट। चलो कोई बात नहीं, दो अलग अलग डिफ लग गए, बट हाँ सॉरी, इफ स्टेटमेंट दो अलग अलग लग गए, बट प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इनपुट लेता हूँ यस यस नो नो यस नो, ये आना चाहिए। ठीक है, यस यस नो नो यस नो, ठीक है आ गया। तो अब इसको भी सबमिट कर देते हैं। चलो ये भी एक्सेप्ट हो गया। अब थर्ड प्रॉब्लम पे चले जाते हैं। Recently, Polycarp completed n successive tasks. For each completed task, the time SI is known when it was given. No two tasks were given at the same time. अच्छा, मतलब SI सेकंड पे वो काम दिया गया. Also given is the time FI when the task was completed. For each task, there is an unknown value DI, duration of the task execution. ठीक है. It is known that the tasks were completed in the order in which they came. Polycarp performed the task as follows. As soon as the very first task came, Polycarp immediately began to carry it out. If a new task arrived before Polycarp finished the previous one, he put the new task at the end of the queue. When Polycarp finished executing the next task and the queue was not empty, he immediately took a new task from the head of the queue. If the queue was empty, he just waited for the next task. ठीक है. Find di duration of each task. Okay. I think duration of each task is कि इनिशियली वो कब आया था और फाइनली वो कब एग्जीक्यूट हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट्स सी, द फर्स्ट लाइन कंटेन्स अ सिंगल इंटीजर t नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, ईच टेस्ट केस कंटेन्स n, देन फिर n नंबर है si और फिर n नंबर है fi। ठीक है, ओके। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं तो 0 3 और 7 स्टार्टिंग टाइम है, 2 10 और 11 एंडिंग टाइम है। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, क्यू एम टी है। फर्स्ट टास्क आता है t इक्वल टू
अच्छा, फर्स्ट टास्क 0 पे आता है, 2 पे खत्म हो जाता है, तो पहले का ड्यूरेशन है 2। फिर सेकंड टास्क 3 पे आता है, और टी इक्वल टू 7 पे थर्ड टास्क आता है। तो अभी क्यू में 7 है और टी इक्वल टू 10 पे सेकंड टास्क खत्म हो जाता है। एज अ रिजल्ट ड्यूरेशन ऑफ द सेकंड टास्क इज 7, ठीक है। एट and at time 10 Polycarp immediately starts doing the third task and finishes at time 11. As a result the duration of the third task is 1. Oh, अच्छा। ओके, ये वाई ये इतना सिंपल क्यों साउंड कर रहा है, या तो फिर मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ। प्रीवियस टास्क जैसे ही खत्म होगा वैसे हम नया टास्क चालू करेंगे, राइट। तो प्रीवियस टास्क का एंडिंग टाइम और करंट टास्क का अराइविंग टाइम, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसको हम करंट टास्क के एंडिंग टाइम से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या ये इतना सिंपल है क्या? ठीक है, इसमें भी ये 10 और ये ठीक है 13, इसमें से ये 16, तो 183, ये भी ठीक है, ये भी 1 ठीक है, ये 60, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है 10,000, ये 900, ये भी ठीक है, ये भी 914 ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो बेसिकली इनका अरेंजमेंट ऐसा है कि हमें ये सही है गलत है ये कुछ चेक नहीं करना। बस अगर मान लो प्रीवियस टास्क मैंने कंप्लीट किया और उसके कुछ टाइम बाद नया टास्क आएगा, ठीक है, करंट टास्क का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो प्रीवियस टास्क के एंडिंग पॉइंट के बाद है। जैसे कि प्रीवियस टास्क एंड हुआ 5 पे और करंट टास्क स्टार्ट हुआ 7 पे और एंड हुआ 9 पे, तो ड्यूरेशन 2 सेकेंड हुआ। लेकिन प्रीवियस टास्क 8 पे खत्म हुआ है और करंट टास्क 9 पे खत्म हुआ है, फिर भले ही वो क्यू में 7 पे आ गया हो तो भी वो 8 के बाद ही स्टार्ट हुआ होगा। तो बेसिकली हमें करंट टास्क का एंडिंग टाइम माइनस प्रीवियस टास्क माइनस मैक्सिमम ऑफ करंट टास्क का स्टार्टिंग टाइम और कॉमा प्रीवियस टास्क का एंडिंग टाइम, दोनों में से ये लेना है, ठीक है। तो अभी इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, ये स्टेशन टाइम भी बारी बारी दे रहा है। तो टेस्ट केसेस ले लेते हैं आई जे और एन। तो पहले तो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर ईच टेस्ट केस में क्या है, एन है, फिर स्टार्टिंग टाइम है, फिर एंडिंग टाइम है, और एक ठीक है, आई गेस इतना ही जरूरी है। तो ये मैंने स्टार्टिंग टाइम ले लिया, फिर ये मैंने एंडिंग टाइम ले लिया। इसके बाद क्या चाहिए मुझे, देखो पहला टास्क है उसका तो सिंपल आंसर है एंडिंग ऑफ 0 माइनस स्टार्टिंग ऑफ 0, ठीक है। इसको यहाँ पे स्पेस दे दो। नाउ फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, अगर करंट टास्क का जो स्टार्टिंग टाइम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है एंडिंग टाइम ऑफ प्रीवियस टास्क के, इसका मतलब ये क्यू एम्प्टी होगी जब हमने ये नया टास्क क्यू में आया होगा तब। तो हमें क्या प्रिंट करना है, एंडिंग ऑफ आई माइनस स्टार्टिंग ऑफ आई, क्योंकि इतना ही ड्यूरेशन लगा होगा। अगर नहीं, इसका मतलब करंट टास्क क्यू में आ गया होगा लेकिन एग्जीक्यूट प्रीवियस टास्क हो रहा था, राइट। तो फिर ये जब खत्म हुआ और स्टार्ट कब हुआ होगा, जब प्रीवियस खत्म हुआ होगा, मतलब एंडिंग ऑफ आई माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे हमें न्यू लाइन प्रिंट कर देनी है। अब यहाँ के इनपुट लेते हैं और देखते हैं कि सही आंसर मिलता है कि नहीं।
271 11 183 160 ऐसा कुछ आना चाहिए। 271 11 183 160 76 95 6। ठीक है, आई गेस सही है। सबमिट कर देता है। चलो टेस्ट केस 3 पे रन कर रहा है, मतलब 1 और 2 पास हो गए हैं। आई गेस हो जाना चाहिए। टेस्ट केस 8 पे रन कर रहा है। चलो ये भी एक्सेप्ट हो गया, 3 एक्सेप्ट हो गए। अब 4th पे जंप करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप, देखते हैं ये कैसा है। You have a strip of checked paper of length n. Each cell is either white or black. What is the minimum number of cells that must be recovered from white to black in order to have a segment of k consecutive black cells on this strip? If the input data is such that a segment of k already exists, then print 0. ठीक है। मिनिमम कितने सेल करने चाहिए हमें कलर व्हाइट से ब्लैक, ताकि हमें एक कंसेक्यूटिव सेगमेंट मिल जाए ब्लैक का। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सारे के सारे के कंसेक्यूटिव सेल्स चेक कर सकते हैं और उसमें हम देख सकते हैं कि कितने कन्वर्ट करने पड़ेंगे फ्रॉम व्हाइट टू ब्लैक। जिसमें भी मिनिमम करने पड़ेंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। सो इनपुट क्या है, टेस्ट केसेस, फिर एन के और फिर स्ट्रिंग है। चलो ये भी सिंपल है, हो जाएगा। टेस्ट केसेस एन के आई जे एंड लेट्स से आंसर। ठीक है। सो टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस में हमें क्या चाहिए, एन चाहिए और के चाहिए। और एक चीज यहाँ पे देखो, ये एन स्क्वायर में नहीं जाएगा क्योंकि एन की वैल्यू 2 × 10⁵ तक जा रही है। तो हमें बिग O ऑफ एन में करना पड़ेगा। बिग O ऑफ एन में कब कर सकते हैं, प्रीफिक्स हम ले लेंगे किसका, ब्लैक का। ठीक है। तो मान लो मैं के लेंथ का एक कोई सेगमेंट देख रहा हूँ, तो मैं उसका प्रीफिक्स हम निकालूंगा। मतलब ब्लैक को 1 की तरह ट्रीट करेंगे, व्हाइट को 0 की तरह ट्रीट करेंगे। अब मान लो के इक्वल टू कोई 10 है, तो मुझे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता होगा। ठीक है। तो वो मतलब सभी की सभी के साइज की विंडो को हम चेक करेंगे, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता है और प्रीफिक्स हम लिया है, तो मुझे पता चल जाएगा अगर के की वैल्यू 10 है और प्रीफिक्स हम उस पर्टिकुलर विंडो का 5 आ रहा है या तो 6 आ रहा है, तो उसमें नंबर ऑफ ब्लैक कितने हैं, 6 है। तो कितने कन्वर्ट करने पड़ेंगे, 4 कन्वर्ट करने पड़ेंगे, ऐसे पता चल जाएगा क्योंकि बिग O ऑफ एन में करना है। अगर एन स्क्वायर में करना होता तो बात अलग थी। ठीक है। तो 2 वेरिएबल लेके भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने ए स्ट्रिंग ले ली। ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्रीफिक्स सम करके लेना पड़ेगा एन साइज का। फॉर सबसे पहले मैं एन आई इक्वल टू 0 फिल कर देता हूँ। सो इफ ए ऑफ 0 इक्वल टू बी है, तो प्रीफिक्स ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, इफ ए ऑफ आई इक्वल्स टू बी है, तो प्रीफिक्स ऑफ आई इक्वल्स टू प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। एल्स प्रीफिक्स ऑफ आई इक्वल्स टू प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि हम व्हाइट को 0 की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब मुझे फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, सॉरी, आई प्लस के माइनस 1 इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस इस तरह का चाहिए। मतलब कि मेरी विंडो की साइज क्या होगी, I2 आई प्लस के माइनस 1, ऐसी सारी मैं विंडोज चेक करूंगा, एक फुल लूप में हो जाएगा। तो उसकी काउंटिंग मान लो मैं एक सी वेरिएबल लेता हूँ। ठीक है। और आंसर को मैं इनिशियली -1 पे रखता हूँ, या तो फिर के ही ले लो, वर्स्ट केस में सारे के सारे फ्लिप करने पड़ेंगे। तो इनिशियली आंसर को के लिया। अब काउंट की वैल्यू क्या होगी, प्रीफिक्स ऑफ आई प्लस के माइनस 1, इफ सी इफ आई इज ग्रेटर देन 0, c इक्वल्स टू c माइनस प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1। मतलब कि इस के साइज का विंडो जो कि i इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, उसमें कितने ब्लैक है, तो जो रिमेनिंग है उनको मुझे फ्लिप करना पड़ेगा। तो आंसर वुड बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा के माइनस सी, क्योंकि सी तो ब्लैक है ना और टोटल के है, और फिर मैं आंसर को प्रिंट कर दूंगा। ठीक है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1201।
ठीक है, चलो देखते हैं। वन टू जीरो वन मिल गया। ठीक है, सबमिट कर देते हैं, ये भी चल जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ मैं। चलो क्यू में है, बहुत सारे सबमिशंस हुए होंगे अभी। ओ 7 क्वेश्चंस हुए, आई थॉट 6 है। चलो टेस्ट केस 5 पे रन कर रहा है, मतलब 4 तो एक्सेप्ट हो गए हैं, मतलब पूरा एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। चलो ये भी एक्सेप्ट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सबसे पहले तो इसको कॉपी कर लेते हैं टेम्पलेट को, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको भी रिफ्रेश कर देते हैं। प्राइस मैक्सिमाइजेशन। A batch of n goods n is an even number is brought to the store, ith of which has a weight ai. Before selling the goods, they must be packed into packages. After packaging, the following must will be done. ठीक है, there will be n by 2 packages, each package containing 2 goods. ठीक है, the weight of the package that contains goods with indices I and j is ai plus aj. ठीक है, with this the cost of the package of weight x is always x by k balls rounded down, where k is a fixed value. Sorry. ठीक है, pack the goods to the packages so that the revenue from the sale is maximized. In other words, make such n by 2 pairs of given goods such that the sum of the values xi by k, where xi is the weight of the package number I, is maximal. अच्छा, अच्छा मतलब x by k को क्या करना है, समेशन जो भी होगा एन बाई टू पेयर्स का वो मैक्सिमम करना है, इस तरह से हमें पैक करना है। फॉर एग्जांपल अगर एन सिक्स है और के थ्री है, तो उसको हम किस तरह से पैक करेंगे, 7 और 8 को साथ रखेंगे, 3 और 4 को साथ रखेंगे, और 2 और 1 को साथ रखेंगे। ठीक है, ओके। विद दिस पैकिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द पैक्स वुड बी 5 + 2 + 1 8। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट केस में क्या हमने कैसे लिया था, 3 4 2 1 और 5 2। एक सेकंड, सॉरी, 3 4 और 2 1, 3 4 2 1 और 7 8, इस तरह से लिया था। ठीक है, ठीक है, तो 8, ओके। सेकंड में क्या आंसर है, 4 और 3, उसमें आंसर है 4। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है कि जैसे कि दो पैकेजेस है,
मान लो एक 5 का है, एक 7 का है, और k की वैल्यू 3 है। तो अगर हम 5 प्लस 7/2 तो करेंगे ही, जिससे कि हमें आंसर 4 मिलेगा, सॉरी 5 प्लस 7/3, क्योंकि k की वैल्यू 3 है और इन दोनों को अगर हम एक में पैक करते हैं तो वेट 12 है। लेकिन अगर हम 5 प्लस 7/3 को इंडिविजुअल डिनोमिनेटर ले तो 5/3 क्या देगा 1, 7/3 क्या देगा 2। ठीक है, तो वो 3 वैल्यू आ गई। फिर रिमेनिंग जो 1 वैल्यू है वो कैसे आ रही है, 5 में से 2 रिमाइंडर बच रहा है, 7 में से 1 रिमाइंडर बच रहा है, वो दोनों का सम 3 हो रहा है और 3/3 1 हो रहा है। तो पहले तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इंडिविजुअल जितना भी कंट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब कि ए आई बाई के को ऐड कर देंगे और ए आई की वैल्यू को ए आई इक्वल टू ए आई मॉड्यूलो के कर देंगे, जिससे कि सभी की सभी वैल्यू क्या होगी, के से कम होगी। अब किसी भी दो को कंबाइन करके या तो आप अल्टीमेटली वैल्यू के से कम ही रख पाओगे, या तो के और के से ज्यादा और 2 के से कम रख पाओगे। तो फिर बस हमें यही चेक करना है कि कितनी पेयर्स उसके बाद मिलके के से ज्यादा वैल्यू कर रही है। ठीक है, कौन किसके साथ जा रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, इसको कोड करते हैं। यहाँ पे अभी डिटेल में जाने में टाइम लग जाएगा। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे बताओ कमेंट्स में, मैं बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए इसको आगे बढ़ते हैं। हो सकता है शायद गलत भी हो तो और आगे सोचना पड़ेगा, इसलिए हालांकि आई थिंक दिस इज ट्रू, बट फिर भी आंसर की वैल्यू 0 कर देते हैं और एक एरे ले लेते हैं। फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस ए ऑफ आई की वैल्यू ले लो। ठीक है, अब क्या करना है, फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस ए ऑफ आई अपॉन के, ए ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ आई मॉड्यूलो के। ठीक है, अब ए ऑफ आई को शॉर्ट कर देते हैं और एंड से दो दो की पेयर बनाते जाते हैं। कहीं भी अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो रुक जाएंगे। सो फॉर आई इक्वल्स टू n-1, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस इक्वल्स टू 2। if a of I plus a of I minus 1 is greater than equal to k, then answer plus plus, else फिर ब्रेक कर दो। ठीक है, दिस शुड वर्क आई गेस। आंसर क्या आना चाहिए, 840215। ठीक है, 740215, 740। ओ, यहाँ पे कहाँ गलती हो रही है, 3 की अगर बात करें तो 0, फिर सेकंड में क्या आएगा 2, फिर 1, फिर 1, फिर 1 और फिर 2, 2 1 1 1 2, तो 2 और 2 4 देगा। अच्छा, 2 1 2 1 करके भी हो सकता था नहीं। ओ अच्छा, इसका मतलब मैक्सिमल के साथ मिनिमल रखेंगे। ओ दैट्स आल्सो अ ट्रू पॉइंट। राइट राइट। ठीक है, तो इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे हम, i इक्वल टू n-1, j इक्वल टू 0, वाइल i is greater than j, if a of I plus a of j is greater than or equal to k, तो आंसर प्लस प्लस कर दो, i माइनस माइनस कर दो, j प्लस प्लस कर दो। अगर नहीं है तो सिर्फ j को प्लस प्लस करो, मतलब कि बड़ी वैल्यू को बुलाओ। 840215, 840215। ठीक है, हो गया, सबमिट करते हैं। तो रिफ्रेश किया है पेज को, देखते हैं। हम्म,
अभी भी क्यू में ही दिखा रहा है। इसके बाद क्या है, शिफ्टिंग स्ट्रिंग और काउंट द ट्रेन। वापस रिफ्रेश करते हैं, चलो ये भी एक्सेप्ट हो गया है। अब शिफ्ट क्या बचा है, 5 हो गए, राइट। अब शिफ्टिंग स्ट्रिंग, Polycarp found the string S and the permutation pre. Here lengths turned out to be the same and equal to n. A permutation of elements in an array n in which every integer from 1 to n occurs exactly once. Permutation of n elements की definition दी गई है. For example, 1, 2, 3 are permutation, but this is not. Take in one operation, he can multiply s by p, so he replaces s with a string new, in which for any I from 1 to n, it is true that nu of I equal to s p of I. फॉर एग्जाम्पल एस इक्वल टू डब्ल्यू एम बी ई एंड पी इक्वल टू 3142। तो जैसे कि P3 है कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, तो फर्स्ट पोजीशन पे थर्ड एलिमेंट आ जाएगा मतलब कि B। फिर सेकंड पोजीशन पे फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा मतलब कि W। थर्ड पोजीशन पे फोर्थ एलिमेंट आ जाएगा मतलब कि E। और फोर्थ एलिमेंट पे सेकंड पोजीशन मतलब कि M। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि नई स्ट्रिंग हो जाएगी BWEM, ठीक है। Polycarp wondered after how many operations the string would become equal to its initial value for the first time. Since it may take too long, he asked for your help in this matter. ठीक है। It can be proved that the required number of operations always exist. It can be very large, so use this. ठीक है। इसमें जहां तक मुझे याद है इसमें साइकिल जैसा कुछ बनता है, मतलब कि आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ ऑपरेशंस यू कम बैक टू द इनिशियल स्ट्रिंग, राइट। तो इसमें हमें पूरा चेंज नहीं करना वरना वो एन स्क्वायर में चला जाएगा। हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे 3 है, ठीक है, तो हम थर्ड पे चले जाएंगे, सॉरी फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू क्या है, थर्ड पोजीशन की है, तो वो थर्ड पोजीशन की वैल्यू वहां पे आ जाएगी। और थर्ड पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आएगी, फोर्थ एलिमेंट की। तो सेकेंड ऑपरेशन में फोर्थ एलिमेंट की वैल्यू फर्स्ट पे आएगी, ठीक है। फिर सेकेंड एलिमेंट की वैल्यू आएगी, जैसे कि यहाँ पे आएगा 4 ऑपरेशंस लगने चाहिए, ठीक है। In the first sample operation doesn't change the string, so it will become the same as it was after one operation. अच्छा, string क्या है, in the first sample operation, doesn't change the string. अच्छा, एक मिनट, अच्छा स्ट्रिंग सेम होनी चाहिए ऐसा बोला है, ठीक है। अच्छा n की वैल्यू 200 दी है तो n स्क्वायर भी चल जाएगा ऑपरेशन, ठीक है। ओके, ये भी हो जाएगा। और काउंट द ट्रेन्स ऐसे ही पढ़ लेते एक बार। There are n independent carriages on the rail. The carriages are numbered from left to right from 1 to n. The carriages are not connected to each other. The carriages move to the left so that the carriage with number 1 moves ahead all of them. The ith carriage has its own engine which can accelerate the carriage to AI km per hour, but the carriage cannot go faster than the carriage in front of it. ठीक है। All carriages start moving to the left at the same time and then naturally form trains. We will call trains consecutive moving carriages having the same speed. ठीक है। For example, n equal to 5 carriages, a equal to 10, 13, 5 to 6, then the final speeds will be 10, 10, 5 to 2. Definitely क्योंकि उसके आगे वाले से ज़्यादा तेज नहीं चल सकते। There are also messages saying that some engine has been corrupted. Messages KD means that the speed of the kth carriage has decreased by D. That is, there has been change in the maximum speed of carriage, AK equal to AK minus D. Message arrives sequentially. The processing of the next message takes into account the changes from the all previous मैसेजेस, ठीक है, ओके समझ गया। मतलब कि अगर 5 मैसेज है तो फिफ्थ मैसेज उन स्पीड्स पे अफेक्ट करेगा जो फोर्थ मैसेज के बाद जो स्पीड थी उस पे, ऐसा कि नहीं कि इनिशियल स्पीड्स पे, ठीक है। आफ्टर ईच मैसेज डिटरमाइन द नंबर ऑफ फॉर्म्ड ट्रेन्स, मतलब कि सेम स्पीड से जाने वाले कितने होंगे, ठीक है। टेस्ट केसेस एन एम ए ऑफ आई के डी, ठीक है। चलो इसके बारे में सोचते हैं, पहले ये कर लेते हैं। टेस्ट केसेस एन स्ट्रिंग और परम्यूटेशन वैल्यू,
क्या क्या है, टेस्ट केसेस है, n है, i j, लेट्स से आंसर, फिर एक स्ट्रिंग है a, मान लो b में एक ले लेता हूँ, और फिर परम्यूटेशन वैल्यूज भी मुझे चाहिए तो वो हम ले लेते हैं। सबसे पहले इनपुट में क्या है, n है, फिर उसके बाद स्ट्रिंग है, इनिशियल स्ट्रिंग, और फिर p1 ऑफ n में लेता हूँ और p2 ऑफ n लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो होगा वो होगा p1, मतलब इस हिसाब से चेंज होगा। आफ्टर क्या बोला गया है, आफ्टर हाउ मेनी परम्यूटेशंस हमें सेम वैल्यू मिलेगी, राइट। ठीक है, तो एक वेरिएबल आंसर जो है उसको इनिशियलाइज कर देता हूं मैं 0 से। अब इनिशियली p2 ऑफ i मस्ट बी इक्वल टू p1 ऑफ i, और b जो है वो a के बराबर होगा। अब एक फोर लूप ऐसे ही लगा देते हैं एम्प्टी, और इसमें हम क्या करेंगे, हम b की वैल्यू चेंज करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द परम्यूटेशन। So for I equal to 0, I is less than n, I plus plus, b of I equals to a of p of I, ठीक है, p1 of I। और अब p1 की वैल्यू जो है वो भी चेंज होनी चाहिए, मतलब कि for I equal to 0, I is less than n, I plus plus, p1 of I equals to p2 of p1 of I। मतलब कि अगर p1 of 1 वो 3 है, ठीक है, तो अगले ऑपरेशन में थर्ड पे जो होगा p, मतलब p3 4 है, तो अगली बार फर्स्ट पोजीशन पे 4 एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से, और अब p2 में p1 की वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी, तो p2 ऑफ i मस्ट बी इक्वल टू p1 ऑफ i। और अगर, और ये हम जैसे ही फोर लूप में एक भी बार एंटर करेंगे तो आंसर प्लस प्लस कर देंगे। तो इफ a इक्वल्स टू b तो फिर ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ये मैक्सिमम n स्क्वायर टाइम्स जाएगा क्योंकि साइकिल फॉर्म होती है आई गेस, इसलिए। इनिशियल आंसर को 0 किया है, अब यहाँ पे स्ट्रिंग में चेंजेस किए हैं, होपफुली इनपुट आउटपुट में प्रॉब्लम ना हो। 1612 हमारा आंसर होना चाहिए। अरे यहाँ पे कहीं पे गलती हो रही है। फॉर लूप ये अनलिमिटेड टाइम्स रन हो रहा है जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। एक मिनट, एक काम करते हैं, फॉर लूप में जे लगा देते हैं, जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन एन, जे प्लस प्लस, और हर बार ए और बी को प्रिंट करवाते हैं। अच्छा, ओ अच्छा, ये P2 और P1 जो है वो 1 से लेके n तक है, और यहाँ पे 0 से लेके n-1 तक है एरे में, और जब हम यहाँ पे P1 ऑफ i इंडेक्स की तरफ पास करते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो भी 0 से n के बीच में ही हमें पास करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रेदर हम इसको n+1 से लेके n तक ही स्टोर करेंगे। ठीक है,
इसमें ये एक प्रॉब्लम होगी कि ए और बी जो है वो तो बी ऑफ आई इक्वल्स टू P1 ऑफ आई -1 ले लेते हैं हर जगह पे। P1 ऑफ आई, नहीं ये तो ऐसे ही रखेंगे, ये भी ऐसे ही रखेंगे। आई थिंक इससे हो जाना चाहिए। रन टाइम एरर, यहाँ पे 1 आएगा ना, 1 लेस देन n, ठीक है। बी ऑफ आई, यहाँ पे P1 ऑफ आई प्लस 1, और ये भी जो है, और ये -1, क्योंकि P1 तो आई प्लस 1 से जाएगा ना, और -1 क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली ए तो 1 से लेके n तक ही है। देखो ये अनलिमिटेड टाइम्स जा रहा है, मतलब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बेटर करने के लिए, एक काम करते हैं, ये जो वैल्यूज है P1 ऑफ आई, इसको माइनस माइनस कर देते हैं, मतलब उसको भी 0 से लेके n-1 तक के बीच में हम ले आए। ये बी ए क्यों दे रहा है, आई मीन बी ऑफ 0 शुड बी ए ऑफ 2, मतलब कि ए ऑफ 2 तो ए ही है। हम्म, ये कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, ये ए ठीक है, फिर सेकंड पोजीशन पे क्या आना चाहिए, बी ठीक है, थर्ड पोजीशन पे क्या आना चाहिए, ए, फोर्थ पे क्या आना चाहिए, बी, फिफ्थ पे क्या आना चाहिए, तो ये दोनों सेम ही तो हो जाएंगे। क्या मैं कर रहा हूँ, अगर a इक्वल टू बी नहीं है तो फिर यहाँ पे a को b की वैल्यू देनी पड़ेगी हमें, वरना तो वो चेंज ही नहीं होगा, साइकिल हो रही है ना। बट वो ठीक है, बट पहली बार में ए बी, पता नहीं मुझे दोनों क्यों सही लग रहे हैं, बट कहीं तो गलती हो रही है। अगर ये मैं माइनस माइनस कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 2 3 4 1 0, ठीक है। तो सबसे पहले बी ऑफ आई विल बी इक्वल टू ए ऑफ, मतलब बी ऑफ 0 विल बी इक्वल टू ए ऑफ 2, दैट इज ए। तो यहाँ पे ये बी क्यों आ रहा है,
और यहाँ पे ये ब्रेक क्यों नहीं हो रहा जब a इक्वल टू बी हो गया है? ब्रेक कर दो। अच्छा, ये फर्स्ट में तो 1 आ गया, नहीं सेकंड में ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है। सेकंड में क्या हुआ? सेकंड में कोड फोर्सेस, अच्छा सॉरी, ए बी, ए 2 1 4 5 3। अच्छा, हमें बोला गया है कि इनिशियल वैल्यू जो है उसके बराबर हो जाए, राइट? तो इसका भी तो एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। ये हम प्रीवियस से कंपेयर कर रहे हैं, ये ए इनिशियल है, तो ए इनिशियल विल बी इक्वल टू ए। ठीक है, सो इफ ए इज इक्वल टू ए इनिशियल, बी तो टेम्पररी यूज के लिए है ना, जैसे P2 है। वन वन वन, अरे 1 1 1 कैसे? अच्छा, ए भाई, बी इक्वल्स टू ए इनिशियल, बस मिस्टेक यहीं पे है। देखो, हम प्रीवियस एलिमेंट की मदद से बी में वैल्यू चेंज करेंगे, ठीक है? फिर अगर वो इनिशियल के बराबर है तो ब्रेक कर दो, अगर नहीं है तो वो वैल्यू वापस ए में लो और वापस चेंज करो। बट परम्यूटेशन और दोनों क्यों हम चेंज कर रहे हैं? ये पता है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिना वजह इसको कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं मैं। 1 मिनट का ब्रेक लेके करता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले तो ये आई गेस चेंज करने की जरूरत नहीं है, और ए को हम प्रीवियस एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है? चलो, सक्सेसफुल 1 6 और 12, ठीक है? इसको हम निकाल देते हैं। यहाँ पे क्या है आंसर, देखे तो 1 6 और 12। देखा, वही मैंने कहा कि काफी सिंपल था, बट कहीं मैं छोटी मिस्टेक कर रहा हूँ। एक्चुअली परम्यूटेशन भी चेंज कर रहा हूँ, स्ट्रिंग भी मैं प्रीवियस कंसीडर कर रहा हूँ, दोनों में से एक करना चाहिए। तो इसीलिए कभी कभी ऐसे एक आध मिनट का बीच में ब्रेक लेना अच्छा होता है, जिससे कि आप वापस जो सिली मिस्टेक कर रहे हो ना वो निकल जाए।
अरे टाइम लिमिट एक्सीड आ गई। अब क्या करना पड़ेगा? देखो, इसको ग्राफ से भी किया जा सकता है, बट फिर ऐसा है कि बट टेस्ट वन तो यूजुअली, अच्छा टेस्ट जीरो होता है। इसको ग्राफ से भी किया जा सकता है, बट फिर हम्म, हम्म, यहाँ पे एग्जैक्टली वही नहीं बोला ना, बोला है कि वापस वही स्ट्रिंग कब आएगी, ऐसा बोला है। हम्म। स्टैंडिंग्स में अभी वैसे तो 5 सॉल्व किए, बट क्योंकि डिवीजन 3 है तो काफी लोगों ने किए होंगे। चलो फिर भी अच्छी रैंक है, 133 है। अभी और 1 आवर का टाइम है, तो ट्राई तो करेंगे कि दोनों के दोनों हो जाए, देखते हैं। को ग्राफ से भी किया जा सकता है, बट क्या कर सकते हैं? क्या है इसमें वो, टेस्ट केस की वैल्यू 10 की पावर 4 तक है। नहीं, यहाँ पे 5000 तक है और एन की वैल्यू 200 तक है। हम्म। हेलो। तो क्या कर सकते हैं, एक तो ग्राफ से कर सकते हैं, बट ग्राफ में जैसा कि मैंने बताया कि वो एग्जैक्टली exactly बताता है कि कितने स्टेप्स के बाद आप वापस फर्स्ट एलिमेंट पे आ जाओगे, राइट? मतलब कि जैसे यहाँ पे एग्जैक्टली फर्स्ट एलिमेंट कब आएगा ये बताता है। अगर फर्स्ट और थर्ड सेम है और एक ही स्टेप में हो जाएगा तो वो उसमें पता नहीं चलेगा। यहाँ पे हमने कुछ और गलती कर दी। अगर बी जो है वो ए इनिशियल के बराबर है तो ब्रेक कर दो, ठीक है। P2 की अब वैसे ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम एन लूप्स लगेंगे आई गेस, बट
जैसे कि अगर एक टेस्ट केस ले लेंथ 5 है, ए बी सी डी ई, और परम्यूटेशन है 3 2 1 3 2 5 1 और 4। 3 2 के साथ कनेक्टेड है, 2, अच्छा 2 वहीं पे है नहीं, तो इसको मैं कर देता हूँ 4 और इसको मैं कर देता हूँ 2। 3 और 1 कनेक्टेड है, 1 और 4 कनेक्टेड है, 4 और 2 कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे मैक्सिमम यहाँ पे 5 स्टेप्स लगे क्योंकि पूरी साइकिल बन रही है। तो अब यहाँ पे अगर 5 स्टेप्स लग रहे हैं तो फिर मतलब n स्क्वायर मतलब 5000 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 4, मतलब 20 इंटू 10 की पावर 7, 2 इंटू 10 की पावर 8। बट ये करना ही पड़ेगा ना। इट कैन बी वेरी लार्ज, इट कैन बी प्रूव्ड दैट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑपरेशन ऑलवेज एग्जिस्ट, इट कैन बी वेरी लार्ज, so very large maximum it can be an, एक ही स्टेप में तो कैसे निकालेंगे, मतलब बिग ऑफ एन, अच्छा वैसे बट उसके आगे ही अगर मिल गया तो कैसे करेंगे। आइडेंटिकल एलिमेंट्स को अगर हम सिमिलर नंबर दे दे तो शायद कुछ हो सकता है, बट फिर वो साइकिल हम्म अच्छा ओके, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि या तो फिर या तो एक स्टेप में हो जाएगा, या तो जितनी भी साइकिल्स है उनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनके एलसीएम लेना पड़ेगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, हाँ ये हो सकता है। जैसे अगर पहले की बात करें तो 3 और 1 कनेक्टेड है, 4 और 2 कनेक्टेड है, 5 और 3 कनेक्टेड है। ठीक है, तो बेसिकली एक ही साइकिल बन रही है। अच्छा ठीक है, हो जाएगा ये भी। जैसे कि 3 और 1 कनेक्टेड है, 4 और 2 कनेक्टेड है क्योंकि 4 जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, 5 और 3 कनेक्टेड है, 2 और 4 कनेक्टेड है, और 1 और 5 कनेक्टेड है। तो एक में 2 एलिमेंट है, एक में 3 एलिमेंट है, लेकिन एक ही स्टेप में हो गया। ठीक है, तो बात अलग है अगर एक स्टेप में नहीं होता तो फिर सेकंड में देखो 2 और 1 कनेक्टेड है, 1 और 2 कनेक्टेड है।
अच्छा, तो या तो एक स्टेप में होगा या तो जितनी साइकिल्स है उनके लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा। तो जैसे अगर थर्ड केस 8 6 1 7 5 2 9 3 10 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 8 और 1 कनेक्टेड है, 6 और 2 कनेक्टेड है, 1 और 3 कनेक्टेड है, 7 और 4 कनेक्टेड है, 5 और 5 कनेक्टेड है, 2 और 6 कनेक्टेड है, 9 और 7 कनेक्टेड है, 3 और 8 कनेक्टेड है, 10 और 9 कनेक्टेड है, 4 और 10 कनेक्टेड है। तो हमारे पास साइकिल की साइज है 1 2 3 और 4 और इनका एलसीएम क्या होगा 12। ठीक है, अच्छा, तो या तो एक स्टेप में कर दो या तो जितने भी साइकिल्स की साइज हो रही है उनके एलसीएम के बराबर करो। ठीक है, चलो, तो बेसिकली हमें मिल गया कि क्या करना है। तो इसको पहले निकाल देते हैं P2 को। ये एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, मतलब एक बार हमने किया, फिर इफ a इक्वल्स टू बी आ गया तो एक स्टेप में हो जाएगा, वरना फिर हमें साइकिल्स देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब वो कैसे पता चलेगा? तो इनिशियली आंसर को हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे या तो फिर 0 भी ठीक है। चलो, अब परम्यूटेशन के बेसिस पे मुझे साइकिल्स बनानी पड़ेगी। मतलब कि एजिस पहले बनानी पड़ेगी, मतलब कि वेक्टर एल एल एडजेसेंसी ऑफ एन और 0 से लेके n-1 तक जाना है। ठीक है, फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस adjacency of I dot push back P of I और adjacency of P of I dot push back I। ठीक है, एक ग्लोबल वेरिएबल ले लेता हूँ फॉर कन्वीनियंस, जिसमें साइज स्टोर करूंगा हर एक उसकी साइकिल की। और मुझे क्या चाहिए, बुल विजिटेड ऑफ एन। यहाँ पे फॉर्मेट काफ़ी खराब है। ठीक है, फॉर्मेट फॉलो मत करना इस तरह का, लेकिन मैं जस्ट यहाँ पे जल्दी से एक्सेप्ट हो जाए इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, अब फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस इफ विजिटेड ऑफ i अगर फॉल्स है तो हमें क्या करना है, डीएफएस लगाना है i पे, विजिटेड एरे पे और एडजेसेंसी लिस्ट पे। ठीक है, और उससे पहले हमें साइज की वैल्यू को 0 कर देना है। फिर अगर आंसर की वैल्यू 0 है तो आंसर की वैल्यू साइज के बराबर हो जाएगी, वरना फिर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम ऑफ एन नंबर्स में क्या हम पेयर वाइज आगे बढ़ सकते हैं, जैसे जीसीडी में बढ़ सकते हैं? आई थिंक बढ़ सकते हैं, देख लेते हैं एलसीएम ऑफ एन नंबर्स। अच्छा, वो 3 एलिमेंट का नहीं होता, तो हमें दो दो एलिमेंट का इटरेशन लेना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, चलो। एल्स आंसर इज इक्वल्स टू आंसर स्टार एफ डिवाइड बाय जीसीडी ऑफ मैक्स ऑफ आंसर कॉमा एस कॉमा मीन ऑफ आंसर कॉमा एस। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, आंसर को प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे कंटिन्यू करना पड़ेगा अगर 1 आंसर हुआ तो। अब दो फंक्शन लिखने हैं, एक जीसीडी और एक डीएफएस, तो वो दोनों लिख देते हैं। void dfs आई इंडेक्स है, फिर आई थिंक विजिटेड है और एडजेसेंसी लिस्ट है, ये तीन चीजें पास की है। ठीक है, सो बुल visited and
वेक्टर एडजेसेंसी लिस्ट। तो सबसे पहले तो इसको विजिटेड ट्रू मार्क कर दो, फिर j और is equals to adjacency of I dot size और k। so for k equal to 0, k is less than j। एक्चुअल में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे l लेता हूँ लेंथ के हिसाब से, और ये j लेता हूँ। तो ये k equal to 0, k is less than l, j plus plus if visited of adjacency list of I, उसमें jth एलिमेंट अगर false है तो वहां पे dfs अप्लाई करो। ठीक है, और क्या करना है, जैसे ही हम इसमें एंटर करेंगे तो साइज वेरिएबल की वैल्यू को प्लस प्लस करना है, और जीसीडी का फंक्शन लिखना है LLA LLB। इफ a मॉड्यूलो b इक्वल टू 0 है तो रिटर्न b, एल्स रिटर्न जीसीडी ऑफ b कॉमा a मॉड्यूलो b। ठीक है, अब देखो इसमें क्या आता है। पुश बैक में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, पी ऑफ आई डिक्लेयर्ड नहीं है। अच्छा समझ गया, यहाँ पे P1 और P2 हमने किया था इसलिए वो ऐसा कह रहा है, तो इसको हम P कर लेते हैं वापस, बिकॉज P2 की तो अब हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, 5 आ गया, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं, 1 6 और 12, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई T इंटू एन। तो कंसेप्ट तो सही ही है प्रोबेबली। वन सिक्स 12, ठीक है। एक और क्वेश्चन करना है, 58 मिनट्स है, कम ऑन। रनिंग ऑन टेस्ट 2 आ गया ना, तो मतलब सही है। टीएलई तो नहीं होगा, रॉन्ग आंसर हो सकता है, टीएलई तो अब चांस नहीं है। रिफ्रेश करके देखते हैं। रॉन्ग आंसर देखा, रॉन्ग आंसर हो सकता है, टीएलई तो चांस नहीं है। हम्म given a string and a permutation, after how many iteration we get the same old string। Based on the permutation array P, change the array values। ये सिंपल था।
यहाँ पे एक्चुअल में ईच साइकिल को कितना टाइम लगेगा ना, ये हमें देखना चाहिए। क्योंकि मान लो एक साइकिल है जिसमें 5 एलिमेंट है, लेकिन 5 के 5 सेम है, तो फिर समझ रहे हो आप? तो अब वो कैसे पता चलेगा? अच्छा, मतलब कि ईच साइकिल के जो एलिमेंट्स है उसको पहले तो एक वेक्टर में या स्टैक में या कहीं पे स्टोर करो। फिर अगर वो सारे के सारे सेम है तो 1 पुश करो, वरना n पुश करो। नहीं, n भी नहीं, क्योंकि हो सकता है कि वो दो परम्यूटेशन के बाद सेम वैल्यूज दे। जैसे ए बी है, तो वो 2 साइकिल के बाद सेम वैल्यूज देगा। तो उसको हम 4 क्यों काउंट कर रहे हैं? ठीक है। हम्म। ओके, 2 मिनट रेस्ट लेता हूँ, फिर वापस सोचता हूँ। थोड़ा सिक्स के बारे में भी सोच लेते हैं। कितनों ने दिया है? 85, 68 और 165। पता नहीं, कुछ होना चाहिए तो। लाइक, इतना मुश्किल भी नहीं है, बट कहीं ना कहीं हम मिस्टेक खा रहे हैं। अगर हर एक साइकिल में मैं ये देख लूं कि लास्ट एलिमेंट सेम कब आ रहा है। अगर या तो वो सब में सेम है, या तो फिर ए बी है, तो 2 एलिमेंट पहले आ रहा है। ए बी बी है, तो इसके लिए ए बी बी ए है, तो इसके लिए 3 एलिमेंट, फिर इसके लिए 1 एलिमेंट, इसके लिए 3 एलिमेंट और इसके लिए 1 एलिमेंट। नहीं, 4 के बाद, अच्छा, 4 के बाद भी सेम है, 4 पे भी वही है।
ओके, अब ये देखते हैं। सम ऑफ एम मतलब कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस इज लेस देन और इक्वल टू, अच्छा 10⁵ तो जैसे कि 6237 है, ठीक है, तो 6222 हो जाएगा। तो फर्स्ट मैसेज के बाद 6217 हो जाएगा, तो 6211 और 3 ट्रेन फॉर्म होगी। फिर फोर्थ में 7 तो 6210, तो 4 ट्रेन फॉर्म होगी। ठीक है, n की वैल्यू क्या है, 10⁵ है, m की वैल्यू 10⁵ है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक तो कंटिन्यूस एक इनिशियली कितनी ट्रेन से वो देख लेंगे। फिर जब भी किसी एलिमेंट को हम कम करते हैं, अगर वो के बाद वाला जो एलिमेंट है, हम क्या कर सकते हैं कि जब भी किसी की स्पीड बढ़ेगी तो उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब भी किसी की स्पीड कम होगी तो हम उसके पीछे वाली जितनी भी ट्रेन है उनकी वैल्यू को निकाल देंगे। तो ये बिग ओ ऑफ एन में होना चाहिए। ठीक है, सो टेस्ट केसेस एन के या तो फिर एन एम ए ऑफ आई, चलो देखते हैं। सभी टेस्ट केस के लिए क्या चाहिए, एन और एम, फिर उसके बाद ए ऑफ एन और ए, सॉरी क्यू क्वेरीज है ना, उसमें के और डी है ना, सो डी ऑफ एम, के ऑफ एम। अच्छा, यहाँ पे रेंज भी डिफाइन करनी पड़ेगी ना।
शिफ्टिंग स्ट्रिंग और क्या है दूसरा, ये ट्रेन वाला। ट्रेन में क्वेरीज को क्या हम उल्टे से प्रोसीड कर सकते हैं, मुझे ऐसा दिमाग में आ रहा है, बट वो भी कहीं ना कहीं मुश्किल दिख रहा है। सेगमेंट्री का भी कहीं ना कहीं यूज दिख रहा है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम फाइनल जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि यहाँ पे अगर 3 कर दिया तो 5 वाली भी चली गई, 4 वाली भी चली गई। लेकिन अब जब यहाँ से हम इसको 5 करेंगे तो ये 3 है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले ऑपरेशन के बाद है ना, हमें बाइनरी सर्च लगाना चाहिए और अकॉर्डिंगली आंसर वेरी करना चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। लेकिन सभी के सभी को अपडेट करना भी जरूरी है। हम्म। ये तो अभी दिमाग में नहीं आ रहा, एफ शायद हो जाए। एफ में अगर हम ये सोचे, इंडिविजुअल साइकिल जो भी बनेगी उनका एक पर्टिकुलर टाइम होगा और फिर उन सब का एलसीएम होगा। अब इंडिविजुअल साइकिल्स का टाइम निकालना है। अच्छा, सभी के सभी एलिमेंट्स का अगर हम टाइम निकाले तो, लेकिन वो फिर एन स्क्वायर हो जाएगा ना। जैसे 1 से 5 में जाएंगे, 5 से 4 में जाएंगे, 4 से 3 में जाएंगे। हम्म।
Shifting string. कहीं सिंपल चीज कुछ मैं ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा, मुझे लग रहा है। ओके, सो अभी मैं हूँ 249 रैंक पे, और अभी एस सच मुझे कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, तो विदाउट एनी रीज़न रिकॉर्डिंग को, वीडियो को लंबा करने का मतलब नहीं है, तो अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल्सो do check out this my Google interview experience, and also subscribe to the channel and like this video. Thank you.